आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है ग्लाइकोलाइसिस। हमने ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को स्टेप वाइज डिस्कस करना है। ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस करने से पहले हम सेलुलर रेस्पिरेशन को देख लेते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिक फूड की ब्रेकडाउन होती है और उस फूड की ब्रेकडाउन से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है या फिर हम क्या कहते हैं एटीपी मिलती है। यानी वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में। अब जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हैं, मल्टी सेलुलर हैं, उन ऑर्गेनिज़म के अंदर ये सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिक फूड की ब्रेकडाउन होती है जिसके नतीजे में एनर्जी मिलती है। अब वो ऑर्गेनिक फूड कौन सी होती है, वो प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, लेकिन जो मेन सोर्स है एनर्जी का जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं उनके अंदर जो मेन सोर्स है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का वो क्या है, ग्लूकोज है। यानी जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी ब्रेकडाउन होती है और मोस्टली वो टूटते हैं किस में, ग्लूकोज में। फिर उस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है जिसके नतीजे में एनर्जी मिलती है। इस वजह से हम मोस्टली कहते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है जिसके नतीजे में एनर्जी मिलती है। तो आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिक फूड की ब्रेकडाउन होती है जिसके नतीजे में एनर्जी मिलती है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है जिसके नतीजे में एनर्जी मिलती है। इसके बाद प्रोटीन्स, लिपिड्स, उनकी ब्रेकडाउन भी होती है जिसके नतीजे में एनर्जी मिलती है, लेकिन उनके लिए हम कुछ और टर्म्स यूज़ करते हैं। जैसे लिपिड्स की ब्रेकडाउन के लिए हम बीटा ऑक्सीडेशन ये वाले टर्म यूज़ करते हैं और हम सेलुलर रेस्पिरेशन में मोस्टली ग्लूकोज को ही डिस्कस करते हैं। ये सेलुलर रेस्पिरेशन, इसको फर्दर हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। और एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होती है। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एटीपी बनते हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम एटीपी बनते हैं। अब यहाँ पे एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि दोनों एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, इन दोनों रेस्पिरेशन का जो पहला स्टेप होता है वो ग्लाइकोलाइसिस ही होता है। दोनों का पहला स्टेप सेम होता है, ग्लाइकोलाइसिस। अभी हम ग्लाइकोलाइसिस की तरफ आते हैं। ग्लाइकोलाइसिस दो वर्ड से निकला है, ग्लाइको और लाइसिस। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तोड़ के बनाता है पायरुविक एसिड या पायरुवेट। यानी इस प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है जिसके नतीजे में पायरुविक एसिड या पायरुवेट बनता है। और कितने पायरुविक एसिड बनते हैं इस प्रोसेस के अंदर, दो पायरुविक एसिड या फिर हम कहते हैं दो पायरुवेट बनते हैं। उन पायरुविक एसिड को हम पायरुवेट भी कहते हैं। दो पायरुवेट बनते हैं। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है ये एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी होता है। यानी जो रेस्पिरेशन की दो टाइप्स हैं, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, उन दोनों का जो कॉमन स्टेप है वो क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है और क्या बनाता है, दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ग्लाइकोलाइसिस के आपने ध्यान में रखने। सबसे पहला पॉइंट वो ये है कि ये एक 10 स्टेप प्रोसेस है, यानी इसके अंदर 10 डिफरेंट रिएक्शंस, 10 डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ कि ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है और क्या बनाता है, दो पायरुविक एसिड। यानी एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड या दो पायरुवेट बनते हैं। एक ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, तो जो दो पायरुवेट बनते हैं उन दोनों के अंदर 3-3 कार्बन होते हैं। यानी एक पायरुवेट के अंदर 3 कार्बन और दूसरे पायरुवेट के अंदर 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद इस प्रोसेस को हम कहते हैं ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। इसको हम ईएमपी पाथवे क्यों कहते हैं, क्योंकि 3 जर्मन साइंटिस्ट एम्डन, मेयरहॉफ, पार्नस, इन तीनों साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, तो इस वजह से हम इस प्रोसेस को ईएमपी पाथवे भी कहते हैं।
तो अगर आपको EMP पाथवे पे नोट आता है तो वो आप ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप उसमें लिखते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट कि इसका जो पहला और तीसरा स्टेप है वो एनर्जी को यूज़ करता है। यहाँ पे आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि इसके 10 स्टेप है और इसमें पहला और तीसरा स्टेप एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं, ATP को यूज़ करते हैं। एक ATP पहले स्टेप में यूज़ होती है, एक ATP तीसरे स्टेप में यूज़ होती है। इसके बाद फर्दर 7वें और 10वें स्टेप में ATP जनरेट होती है। अब कैसे जनरेट होती है, कहाँ पे जनरेट होती है, उसको भी हम देखेंगे। तो ये दो मेन चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। पहले और तीसरे स्टेप में ATP यूज़ हो रही है और 7वें 10वें में बन रही है। और इसके बाद ये जो प्रोसेस है, ये जो स्टेप है, ये कहाँ पे हो रहा होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है, या हम इसके लिए साइटोसोल का वर्ड भी यूज़ करते हैं, जो क्योंकि जो लिक्विड पार्ट होता है मेन साइटोप्लाज्म का, उसे हम साइटोसोल कहते हैं। तो हम कहते हैं कि ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर या साइटोसोल के अंदर होता है। इसके बाद ये कॉमन स्टेप है एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन का। हमने पीछे देखा कि सेलुलर रिस्पिरेशन एरोबिक भी हो सकती है, एनारोबिक रिस्पिरेशन भी हो सकती है। तो एरोबिक रिस्पिरेशन का भी पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस है और एनारोबिक रिस्पिरेशन का भी पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस है। इसके बाद इस पूरे प्रोसेस के अंदर इसके जो 10 स्टेप होते हैं, इसके बाद 2 ATP मिलती हैं, 2 NADH बनते हैं और इसके बाद 2 पायरुवेट बनते हैं। 2 ATP, 2 NADH और 2 पायरुविक एसिड या 2 पायरुवेट बनते हैं इस ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के बाद। ग्लाइकोलाइसिस को हम 2 मेन फेजेस में डिवाइड करते हैं और वो 2 मेन फेजेस कौन से होते हैं? एक फ़ेज़ को हम कहते हैं प्रिपरेटरी फ़ेज़ या फिर इन्वेस्टमेंट फ़ेज़। प्रिपरेटरी या इन्वेस्टमेंट फ़ेज़ वो फ़ेज़ होता है जो ATP को यूज़ करता है। और आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर पहले और तीसरे स्टेप में ATP यूज़ होती है और इसमें जो पहले 5 स्टेप होते हैं, 10 स्टेप्स में से पहले 5 स्टेप्स वो किस फ़ेज़ के अंदर आते हैं? प्रिपरेटरी फ़ेज़ के अंदर। यानी ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप हैं और 2 मेन फेजेज़ हैं, जिसमें से पहले 5 स्टेप कौन सा वाला फ़ेज़ बनाते हैं? प्रिपरेटरी फ़ेज़ या इन्वेस्टमेंट फ़ेज़। इसके बाद अगले 5 स्टेप जो होते हैं 6 से लेके 10 तक, उनको हम क्या कहते हैं? वो पे ऑफ फेज़ है या फिर ऑक्सीडेटिव फेज़ है। अब इसको पे ऑफ फेज़ क्यों कहते हैं? पे ऑफ फेज़ हम इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि इन 5 स्टेप्स के दौरान ATP जनरेट होती है, ATP बनती है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हम इस फेज़ को ऑक्सीडेटिव फेज़ भी कहते हैं। ऑक्सीडेटिव फेज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे इन 5 स्टेप में एक स्टेप के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और वो स्टेप छठे वाला स्टेप होता है, यानी 6वें स्टेप के अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। और 7वें और 10वें स्टेप में आपको पता है ATP बनती है। तो छठे से लेके 10वें तक पे ऑफ फेज़ होता है या फिर ऑक्सीडेटिव फेज़ होता है। तो ये आपने 2 मेन फेजेस ध्यान में रखने हैं ग्लाइकोलाइसिस के। इसके बाद हम ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं और हर एक स्टेप के अंदर हमने 2 से 3 चीज़ें देखनी है। सबसे पहली, उस स्टेप के अंदर कौन सा मालिक्यूल किस मालिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है या कौन सा इंटरमीडिएट किस इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो रहा है। और दूसरी चीज़, उस प्रोसेस के अंदर कौन सा एंजाइम यूज़ होता है या वो प्रोसेस किस एंजाइम की मदद से होता है। और तीसरी चीज़, उस स्टेप का या उस स्टेज का नाम क्या है। तो सबसे पहले आते हैं स्टेप 1 की तरफ। आपको पता है स्टेप 1 और स्टेप 3 इन दोनों के अंदर ATP यूटिलाइज़ होती है। तो पहले स्टेप के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज ATP को यूज़ करता है, ATP से एक फॉस्फेट अटैच होता है ग्लूकोज के साथ, और जब ATP से एक फॉस्फेट निकल जाता है तो फिर ADP यहाँ से रिलीज़ हो जाती है। और ये फॉस्फेट जो ATP से अटैच होता है ग्लूकोज के साथ, वो ग्लूकोज के छठे कार्बन के साथ अटैच होता है। तो फिर ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी ग्लूकोज के छठे कार्बन के साथ क्या अटैच हो जाता है? एक फॉस्फेट अटैच हो जाता है। अब यहाँ पे एक बात आपने ध्यान में रखनी है, जिधर ATP यूज़ हो रही है या बन रही है वहाँ पे एक एंजाइम यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं काइनेज। जहाँ पे ATP बनेगी या यूटिलाइज़ होगी वहाँ पे काइनेज एंजाइम यूज़ होगा। फिर हम सबस्ट्रेट के हवाले से उसे स्पेसिफिक नाम दे देंगे। जैसे अब यहाँ पे ग्लूकोज है तो हम उस एंजाइम को ग्लूकोकाइनेज बोलेंगे। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। जहाँ पे भी फॉस्फेट अटैच होता है, फॉस्फेट की एडिशन होती है, उस प्रोसेस को, उस स्टेप को हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। तो पहले स्टेप को हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन, और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है उसे हम ग्लूकोकाइनेज भी कहते हैं या फिर हेक्सोकाइनेज भी कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं
तो इस वजह से हम इसे हेक्सोकाइनेज भी कहते हैं। तो ये हो गया स्टेप 1 जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। इसके बाद आता है स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर क्या होता है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो स्टेप 1 में बना था ये फिर कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपने ही आइसोमर में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। और इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की इसमें कन्वर्जन क्यों होती है, क्योंकि फर्दर आगे प्रोडक्ट्स बनने के लिए, फर्दर आगे इंटरमीडिएट्स बनने के लिए फ्रक्टोज की ही ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोमराइजेशन, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। तो इस स्टेप को हम कहते हैं आइसोमराइजेशन। और जो एंजाइम यहाँ पे यूज़ होता है उसे हम कहते हैं आइसोमरेज एंजाइम। तो अगर हम सबस्ट्रेट के हवाले से बोलें तो हम उसे कहते हैं फास्फोग्लूको आइसोमरेज, या आप उसे कह सकते हैं फास्फो हेक्सो आइसोमरेज। तो इस स्टेप 2 को हम कहते हैं आइसोमराइजेशन, और यहाँ पे जो एंजाइम होता है उसे हम कहते हैं फास्फो हेक्सो आइसोमरेज। इसके बाद ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाता है, इसके बाद स्टेप 3 के अंदर क्या होता है, स्टेप 3 के अंदर आपको पता है दोबारा से ATP अटैच होती है। आपको पता है यहाँ पे एक फॉस्फेट पहले से अटैच है छठे कार्बन पे। तो स्टेप 3 के अंदर क्या होता है, एक और फॉस्फेट इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ अटैच होता है, और वो अब आके अटैच होता है पहले कार्बन के साथ। फिर क्या बन जाता है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, यानी पहले और छठे कार्बन दोनों पे क्या अटैच हो जाते हैं, फॉस्फेट अटैच हो जाते हैं। इस वजह से जो इंटरमीडिएट बनता है, जो मॉलिक्यूल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। इसके बाद यहाँ से ATP रिलीज़ हो जाता है। अब चूँकि यहाँ पे फॉस्फेट दोबारा से अटैच हो रहा है, तो इस प्रोसेस को या इस स्टेप को हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। और जो एंजाइम यहाँ पे यूज़ होता है वो कौन सा होता है, काइनेज एंजाइम। और अगर हम सबस्ट्रेट के हवाले से बोले तो हम उसे कहते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो स्टेप 3 के अंदर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, किस एंजाइम की प्रेजेंस में, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। और इस स्टेप को हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। इसके बाद आता है स्टेप 4। इसके बाद स्टेप 4 के अंदर क्या होता है, स्टेप 4 के अंदर ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट होता है इसके अंदर आप देखें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। ये जो ब्लू में है ये कितने, 6 हैं। तो स्टेप 4 के अंदर क्या होता है, ये फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट टूट जाता है 2,3,3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स में, और इस स्टेप को हम कहते हैं स्प्लिटिंग। स्टेप 4 कौन सा हुआ, स्प्लिटिंग, जिसमें फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट टूटता है और इससे 2,3,3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एक को हम कहते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा होता है डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो यहाँ पे देखें बड़ा मॉलिक्यूल टूट रहा है 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल में। तो एंजाइम को आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है उसे हम कहते हैं एल्डोलेज। यहाँ पे एंजाइम यूज़ होता है एल्डोलेज एंजाइम। और ये हो गया स्टेप 4 स्प्लिटिंग, जिसमें फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। इसके बाद स्टेप 5 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स बन गए तो आगे जितने भी स्टेप होंगे वो एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट वाले चलेंगे और दूसरे डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट वाले चलेंगे। तो अभी हम देखते हैं स्टेप 5 कौन सा है। स्टेप 5 में क्या होता है कि वो जो डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है 4th स्टेप के अंदर स्प्लिटिंग के अंदर, आपको पता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है और दूसरा डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है। ये दोनों ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। जिस तरह ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर हैं उसी तरह से ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोमर हैं। तो फिर क्या होता है, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो अब चूँकि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं तो फिर हम इस प्रोसेस को या इस स्टेप को हम कहते हैं आइसोमराइजेशन। यानी इस स्टेप का नाम क्या हुआ, आइसोमराइजेशन। और ये स्टेप 5 है। और जो यहाँ पे एंजाइम यूज़ होता है उसे हम कहते हैं आइसोमरेज एंजाइम। और अगर हम सबस्ट्रेट के हवाले से बोले तो हम उसे ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज कहते हैं। ट्राइओज बेसिकली हम इसको कहते हैं डायहाइड्रोक्सी एसीटोन को, ट्राइओज शुगर है ये। और जो दूसरा ग्लिसरॉल्डिहाइड है ये भी क्या है, ट्राइओज शुगर है। यानी इनके अंदर 3 कार्बन होते हैं। तो ट्राइओज
फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम यहाँ पे यूटिलाइज होता है, यहाँ पे यूज़ होता है। ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम यहाँ पे यूज़ होता है। तो ये हो गया स्टेप 5। अब ये पहले 5 जो स्टेप हैं हम इनको प्रिपरेटरी फेज़ या फिर इन्वेस्टमेंट फेज़ भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं अगले 5 स्टेप। अब यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मालिक्यूल बन गए, एक जो स्टेप 4 में बना था और दूसरा ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो हमारे जितने भी रिएक्शन होंगे आगे वो दो दफ़ा होंगे, यानी 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मालिक्यूल हो जाते हैं। तो हर एक रिएक्शन 2 दफ़ा हो रहा होता है, यानी एक रिएक्शन एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट वाला और दूसरा रिएक्शन दूसरे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट वाला। तो यहाँ पे ये मैंने मेंशन कर दिया कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मालिक्यूल हैं। इसके बाद आ जाता है छठे स्टेप से स्टार्ट हो जाता है हमारा पे ऑफ फेज़ या फिर ऑक्सीडेटिव फेज़। ऑक्सीडेटिव फेज़ मैंने बताया था हम उसे ऑक्सीडेटिव फेज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि इन जो अगले 5 स्टेप होते हैं उनमें एक स्टेप के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही होती है, और वो स्टेप कौन सा वाला है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन होती है, वो स्टेप 6 ही है। स्टेप 6 के अंदर ही क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। अब जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 2 ग्लिसरल्डिहाइड बने थे पीछे प्रिपरेटरी फेज़ में, फर्दर आगे स्टेप 6 में क्या होता है, उन ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ से क्या रिमूव होते हैं, हाइड्रोजन आयंस रिमूव होते हैं, और वो किसके साथ अटैच होते हैं, NAD के साथ। निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड आता है और उसके साथ क्या अटैच होते हैं, हाइड्रोजन आयन अटैच होते हैं, और यानी यहाँ से हाइड्रोजन आयन रिमूव हो रहे हैं तो इसकी क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई। तो एक NADH एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हाइड्रोजन आयन रिमूव करेगा और दूसरे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से रिमूव करेगा। इसके बाद यहाँ पे 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच भी होते हैं। एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ अटैच होगा और दूसरे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ अटैच होगा। अब यहाँ पे आपको पता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के तीसरे कार्बन के साथ पहले से फॉस्फेट अटैच है। जब एक और अटैच होगा तो वो कहाँ पे अटैच होगा, पहले वाले के साथ अटैच होगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अब यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड था तो इसकी जब ऑक्सीडेशन हो गई तो फर्दर आगे जो बना मालिक्यूल वो कौन सा है, फॉस्फोग्लिसरेट। और यहाँ पे पहले और तीसरे दोनों कार्बन के साथ क्या अटैच हैं, फॉस्फेट अटैच हैं। तो इस वजह से हम इसे कहते हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। और इस प्रोसेस को, इस स्टेप को हम डीहाइड्रोजनेशन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन आयंस रिमूव हो रहे हैं। इसके बाद हम इसको फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं स्टेप 6 को, या फिर आप इसको फॉस्फोराइलेशन डीहाइड्रोजनेशन ये 2 नाम दे सकते हैं क्योंकि ये दोनों प्रोसेस यहाँ पे हो रहे होते हैं। या आप इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कह सकते हैं, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है और फॉस्फोराइलेशन भी हो रही है। तो ये हो गया इस स्टेप का नाम, डीहाइड्रोजनेशन एंड फॉस्फोराइलेशन। इसके बाद जो एंजाइम यहाँ पे यूज़ होता है वो कौन सा होता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेस। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस रिमूव हो रहे हैं तो यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज़ होगा, और अगर हम सबस्ट्रेट के हवाले से बोलें तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो ये हो गया स्टेप 6 जिसके नतीजे में 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मालिक्यूल बनते हैं। इसके बाद आता है स्टेप 7। तो स्टेप 7 के अंदर आपको पता है ATP बनती है। अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से एक फॉस्फेट रिमूव होता है और इस प्रोसेस के बाद क्या बनता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यानी जो पहले वाला फॉस्फेट था, पहले कार्बन वाला फॉस्फेट था, वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और वो किसके साथ अटैच होता है, ADP के साथ। एक फॉस्फेट एक ADP के साथ अटैच होगा तो एक ATP बनेगी, और दूसरा फॉस्फेट दूसरे ADP के साथ अटैच होगा और 2 ATP बनेगी। यानी आपको पता है कि 2 मालिक्यूल है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के, तो यहाँ पे 2 ATP ही बनेगी। इसके बाद यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मालिक्यूल बनेंगे। अब चूँकि यहाँ पे ATP बन रही है तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज़ होगा, काइनेज एंजाइम। और सबस्ट्रेट के हवाले से बोले थे हम उसे कहते हैं फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, या इस स्टेप को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ ATP। यानी अब यहाँ पे देखें फॉस्फेट यहाँ से रिमूव हो रहा है और ATP बन रही है, तो इस स्टेप को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ ATP।
ये हो गया स्टेप 7। इसके बाद आता है स्टेप 8, और स्टेप 8 एक मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो आपने ध्यान में रखना है। इस स्टेप के अंदर क्या होता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट ये कन्वर्ट होता है अपने आइसोमर में, जिसे हम कहते हैं 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। यानी ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं 2-फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल में। यानी जो पहले फॉस्फेट तीसरे कार्बन पे अटैच था वो अब आके अटैच हो जाता है दूसरे कार्बन पे, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं 2-फॉस्फोग्लिसरेट। और इस प्रोसेस को या इस स्टेप को हम कहते हैं आइसोमराइजेशन। स्टेप 8 को हम कहते हैं आइसोमराइजेशन, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर ही होते हैं, स्ट्रक्चर इन दोनों का सेम ही होता है। और इसके बाद यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है उसे हम कहते हैं फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम। ये आपने ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं, म्यूटेज एंजाइम, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम। ये वाला एंजाइम आपने ध्यान में रखना है, स्टेप 8 वाला। और बाकी पीछे जो हमने आइसोमराइजेशन में पढ़े वो सारे कौन से वाले थे, आइसोमरेज एंजाइम। इसके बाद स्टेप 9 के अंदर क्या होता है, स्टेप 9 के अंदर 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो बना था पीछे, उससे वाटर रिमूव होता है। अब चूँकि यहाँ पे वाटर रिमूव हो रहा है तो इस प्रोसेस को या इस स्टेप को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो स्टेप 9 क्या है, डिहाइड्रेशन, और जिसके नतीजे में क्या बनता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये आपने ध्यान में रखना है, स्टेप 9 में फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल और यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है उसे हम कहते हैं एनोलेज एंजाइम। ये इनोल से आपने ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है वो इनोलेज एंजाइम यूज़ होता है। स्टेप 9 डिहाइड्रेशन, और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है उसे हम कहते हैं एनोलेज। इसके बाद स्टेप 10 वो आपको पता है, इसके अंदर क्या होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट ये कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। अब चूँकि इसके साथ फॉस्फेट अटैच है तो ये फॉस्फेट फिर क्या बना देता है, ये फॉस्फेट फिर एडीपी के साथ अटैच होता है और फिर एडीपी किस में कन्वर्ट हो जाती है, एटीपी। तो यहाँ पे स्टेप 10 के अंदर भी क्या हुआ, एटीपी बन रही है। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है उसे हम कहते हैं पायरुवेट काइनेज, और स्टेप का नाम है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अब 2 एटीपी 10वें स्टेप में बनी और 2 7वें स्टेप में बनी है, लेकिन हम कहते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस से हमें 2 एटीपी मिलती हैं। तो इसका मतलब ये है, तो यहाँ पे एक बात आपने ध्यान में रखनी है, जो नेट एटीपी मिलती हैं वो कितनी होती हैं, 2 एटीपी। यानी 2 एटीपी पहले और तीसरे स्टेप में यूज़ हो जाती हैं, तो ओवरऑल जो एटीपी मिलती हैं वो 2 एटीपी मिलती हैं। और 2 NADH, 2 NADH, इसको इस तरह से लिखते हैं, 2 NADH और 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के दौरान बनती हैं। इसके बाद एंड पे जो हमें 2 पायरुवेट भी मिलते हैं जिनकी फ़र्दर आगे ब्रेक डाउन होती है और इनसे ATP या NADH मिलते हैं।